हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। और बुक का नाम है MPSE 5। ये आपके MA सेकेंड ईयर में होगी। पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वाले स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे सब्जेक्ट में ये वाला सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे कोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो MPSE 5 है ये बेसिकली अफ्रीका से रिलेटेड है। पूरा अफ्रीका के बारे में इसमें पूरा है। जैसे कि हम बाकी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, किसी में अमेरिका के बारे में, किसी में कनाडा के बारे में, तो इसी प्रकार से इसमें अफ्रीका के बारे में है। तो आपको वहाँ की सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि वहाँ का संविधान, वहाँ की पार्टी कैसी है, वहाँ का संविधान हो गया, वहाँ की कार्यप्रणाली, वहाँ की न्यायपालिका, सब कुछ आपको वहाँ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ के बारे में पढ़ते हैं भारत के बारे में, वैसे उसके बारे में। तो यहाँ पे अफ्रीका की जो औपनिवेशिक विरासतों को रेखांकित कीजिए। जो अफ्रीका की औपनिवेशिक विरासतें हैं जिन्हों के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, जैसे कि हम भी औपनिवेशिक हुए थे, हम पे भी वो ब्रिटिश ने आके किया था, तो उसी प्रकार से उन्हों की कौन सी है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो राजनीतिक स्तर पे यहाँ पे बताया जा रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो राष्ट्रीय राज्य जो पद्धति है उसके बारे में बताया जाए, कैसे वो परिवर्तन हुई है उसके बारे में। तो जब जो अफ्रीका है वो पहले औपनिवेशिक होने से पहले एक शक्तिशाली शासन था, उसकी शक्तिशाली व्यवस्था थी। परंतु औपनिवेशिक होने के बाद जब यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होगी, उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो शक्तियाँ हैं, वो जो देश है वो एकदम गरीब टाइप का हो गया। जैसे हमारे साथ भी हुआ था, भारत में भी सेम ऐसा हुआ था कि जब अब हमारे ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा नहीं किया था, जब तक तो हमारा देश बहुत अच्छा था। राजा महाराजा थे, सोने की चिड़िया बोला जाता था, हर चीज़ थी यहाँ पे। बट जब से कब्जा किया, जब हम औपनिवेशिक हो गए, तो क्या हुआ, हमारे पास से भी सारी चीज़ चल गई। तो इसी तरीके से आप अफ्रीका के बारे में भी लिख सकते हैं, बट ये है कि वहाँ के ऊपर थोड़ा आपको डिफरेंट लिखना पड़ेगा। यूरोपीय धर्म के बारे में, जो वहाँ भेदभाव हुआ, वहाँ जो नस्लवाद था, उन सब के बारे में आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। मैंने आपको बस ऐसे ही नॉर्मली आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। और विभाजन किस तरीके से हुआ वो इसमें बताया गया है कि सीमा निर्धारित की दी गई कि यहाँ पे काले लोगों का है, यहाँ पे ऐसे। आपको पता है ना अफ्रीका में क्या हुआ था कि काले गोरों को लेके बहुत वो था, उन्हों को, जो ब्लैकिस्ट थे उन्हों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्हों को कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, जैसे गोरे लोगों को होता था। तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें। तो वही सब चीज़ें इसमें है कि इन्हों को ना कोई अधिकार थे, ना वो कुछ काम कर सकते थे, ना कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें की एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि यहाँ पे ब्लैकिस्ट रहेंगे, यहाँ पे ये रहेंगे। तो उन्हों को बहुत ज़्यादा मतलब कि संघर्ष सहना पड़ा, क्योंकि उनके, हमारे में तो क्या था, हमारे देश में जब कब्जा हुआ था औपनिवेशिक, तो हमारे देश के अंदर युद्ध नहीं होते, गृह युद्ध नहीं हुआ। हमारे तो बाहर वाली पार्टी के साथ था जो ब्रिटेन की थी। बट अफ्रीका में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया अंदर ही अंदर। फिर वहाँ पे गृह युद्ध समझते हैं ना, देश के अंदर जो युद्ध कहलाता है उसमें संघर्ष होने लग जाता है, वो सब होने लग गया। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जाए, कैसे उनमें मतलब सारी चीज़ों में विभाजित हुआ, और कैसे उन्हों को बहुत सारा संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो सब चीज़ें आप इसमें है ना पॉइंट बना सकते हैं, और इजीली आप इसको पढ़ भी लेंगे। टफ नहीं है, इजी है, बस ये है आपको अफ्रीका के बारे में पता होना चाहिए इसमें। आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, आप गूगल पे अफ्रीका के बारे में एक बार सर्च कर लो। अगर आपको जिसकी नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा, तो आप लिख सकते हैं अफ्रीका हिस्ट्री, लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अफ्रीका के बारे में पूरा पता चल जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्या हुआ था, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। वैसे भी इजी है, आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके और समझ भी सकते हो इजीली। बट अगर आप चाहते हो कि आप जब सुनते हैं तो याद हो जाता है, चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वैसे आप उसमें कर सकते हो। ये अफ्रीका भी पहला क्वेश्चन ही है ये पूरा आपका। ये अगर आपको ये बड़ा आंसर लग रहा है थोड़ा, तो आप इसको छोटा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे, तो आंसर उसके अकॉर्डिंग ही बड़ा है। तो आप इसको क्या करोगे, बस रीड आउट करोगे पूरा, और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर दोगे, अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना। बस ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखने ही है, बट इतना ब्रीफ ब्रीफ में लिखना है, बस ये इतना डीपली नहीं लिखना जितना ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अफ्रीका देशों में औपनिवेशिकवाद का
क्रमतर विकास कैसे हुआ, कि कैसे लगातार अब विकास हुआ अफ्रीका में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कितना संघर्ष हुआ, ये सब हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ, अफ्रीका के औपनिवेशिकवाद के बाद क्या हुआ, वो सब चीज़ें मतलब उसमें कैसे विकास हुआ। तो वहाँ ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं क्या है। और देखिए अफ्रीका में उपनिवेशवाद कैसे आया था, यूरोपीय देशों के द्वारा आया था। हमारे में तो ब्रिटेन वही वहीं से आया, बट हमारे में ब्रिटेन ने किया था। इन्हों के यूरोपीय जो देश थे उन्होंने इस पे औपनिवेशिकवाद किया था। तो उसकी कैसे स्थापना, मतलब कैसे उसका विकास हुआ औपनिवेशिक का, वो पूछ रहे हैं इसमें कैसे हुआ धीरे धीरे। क्योंकि जो अफ्रीका था वो अरब देशों में से था, प्रभुत्व था। जो अरब के देश हैं उनमें सबसे अच्छा देश था, शक्तिशाली देश था, और सब चीज़ इसके पास थी। परंतु और आर्थिक साधन सब कुछ ठीक थे, तो इसलिए यूरोप देशों को जब दिखा कि ये तो अच्छा देश है, चलो अब इसको लूटने चलते हैं, है ना, ऐसे ही होता है। तो वही सब चीज़ें हुई यहाँ पे। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ठीक है। जो यूरोपी थे, यूरोपी व्यापार करने आए, ईसाई धर्म का प्रचार करने लग गए। ऐसे हमारे इसमें भी हुआ था भारत में डिफरेंट थे। यहाँ पे वो व्यवसाय करने आए थे, पर प्रचार उस तरीके से नहीं करने आए थे जैसे ये प्रचार करने आए थे कि धर्म, अपने धर्म को फैलाएं, ईसाई धर्म को। तो वही सब चीज़ें इसमें कि वहाँ की जो आर्थिक संरचना थी, संसाधन थे, उन सब पे अपना धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। वहाँ के जो श्रमिक लोग थे, उनको धीरे धीरे वहाँ से मतलब कि वो कम होते गए और वो अपने लोगों को ज़्यादा वो करते गए। तो वही सब चीज़ें इसमें कि सब धर्म अपना ले तो ठीक है, नहीं धर्म अपनाएंगे तो फिर वो अलग है। तो वही फूट डालो राज करो की नीति वहाँ पे भी थी, जैसे हमारे यहाँ पे थी। सेम यहाँ पे भी धर्म को लेके हुआ था, आपस में धर्म का वो करवा दिया था, हिंदू मुसलमान में जो धर्म का लेके था। बट वहाँ पर ऐसे नहीं था, वहाँ पर तो फूट डालो राज करो की नीति थी। बट वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। यहाँ पे अपने धर्म का वो प्रचार नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्या था कि वो हमारे धर्मों को लड़वा रहे थे। डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप इसमें से देख लेना, बाकी आप पोज करके पढ़ लेना। क्योंकि इसके अंदर 3 पीडीएफ है, मैं अभी एक ही पीडीएफ कर रही हूँ, 2 पीडीएफ अभी और इसके साथ ही करवा दूंगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन पोस्ट करके इजीली पढ़ लोगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी होगी तो व्हाट्सअप कर देना, पीडीएफ के चार्जेस हैं, तो आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अफ्रीका के देशों में विकास प्रक्रिया की चुनौती, जब उनका विकास हो रहा था, विकास प्रक्रिया में क्या क्या चुनौती का सामना आया, क्योंकि जब वो अपना विकास करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएगी। तो वही पूछा गया इसमें। जब औपनिवेशिक राज की समाप्ति हो गई थी, जो औपनिवेशिक खत्म हो गया था, तो अपना विकास करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना था। सबसे पहले तो आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, और फिर लोगों को एक साथ जुट के एक साथ लाना एक मंच पे। हमारे भारत में भी सेम वही प्रॉब्लम थी। हम जब आज़ाद हुए उसके बाद यहाँ पे यहाँ का संविधान बना, राजनीति ठीक हुई, आर्थिक रूप से तंगी हुई, फिर युद्ध हो गया एकदम से, बाहर के देशों ने, पाकिस्तान चीन ने युद्ध करते, तो बहुत सारी स्थिति यहाँ पे थी। उस तरीके से इसमें देखते हैं इन्हों में क्या बता रहे हैं कि जब वो औपनिवेशिक जो राज्य था वो समाप्त हुआ, तो उसके पश्चात विकास के संदर्भ में जनता को नहीं बल्कि समझिए उसकी विश्वास की भूमिका इसमें विशेष थी। जो समाज नेता या समाज होते, क्योंकि उन्हों के अंदर तो फूट डाल की गई थी ना अंदर, क्योंकि गृह युद्ध हो गया था इन्हों में, तो विश्वास बहुत डमाडोल था वहाँ का। क्यों था, क्योंकि वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ब्लैक स्टोर, उन्हों के अंदर भेदभाव होने लग गया। तो विश्वास कैसे कोई किसी पे कर सकता है ना। तो वो बहुत मेन चीज़ थी वहाँ की। तो वहाँ के जो राजनेता थे, उन्हों को जो क्या कहते हैं विकास और विश्वास दोनों ही जीतना था। आप राजनेता तो बने, पर विश्वास कैसे जीतोगे वहाँ की जनता का, क्योंकि वहाँ की जनता में तो भेदभाव हो गया था कि ब्लैकिस्ट को लेके और उन्हों को लेके ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हो रहा था। तो वो सब आप जुटाने में उन्हों को बहुत टाइम लगा। तो वो सब चीज़ें इसमें। फिर आपके औपनिवेशिक युग की खामियां, औपनिवेशिक युग जब था तो उसमें क्या क्या खामियां थी। खामियां तो बहुत सभी होती हैं, ठीक है। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना को तोड़ मरोड़ दिया, ये हर जगह होते हैं। आप जब भी कोई देश किसी पे औपनिवेशिक रूप से कब्जा कर लेता है, वो उसका औपनिवेशिक हो जाता है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। क्योंकि वो वहाँ का माल अपने देश में ले जाता है, जो भी यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब अपने देश में ले जाएगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो जाएगी। तो वो अफ्रीका में भी था। तो वही इसमें चीज़ें हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। व्यापार में, संस्थाओं में बहुत शोषण हो रहा था, कि क्या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था, शोषण हो रहा था श्रमिकों के ऊपर। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसमें जो पॉइंट है, ये पॉइंट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप जरूर करना। प्राकृतिक आपदाएं और महामारी, जब देश आज़ाद होता है तो हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होता कि हम अपनी हेल्थ सिस्टम नहीं होता, वेल्थ सिस्टम, कुछ नहीं होता। तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदा भी आएंगी, महामारी भी आएंगी, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आज के टाइम पे देखा जाए कि कोरोना आया, तो कोरोना में हमारा हेल्थ सिस्टम कितना खराब हो गया, है ना, जबकि हम इतने, हमारे यहाँ का सही है सब कुछ, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी थी। तो इसी को आप पहले के टाइम पे देखो कि उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होता था, तो कुछ छोटी मोटी बीमारी भी अगर आ जाए तो फिर बहुत महामारी के रूप में फैल जाती थी वो उस टाइम पे। ठीक है, और प्राकृतिक आपदा आ जाए तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाता था। जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती है तो वापस से रिकवर होते हैं, मतलब टाइम लगता है पर हो जाता है। बट जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं और ऊपर से और आ जाएगी प्रॉब्लम्स, तो कैसे ठीक करोगे? तो वो सब चीज़ें हैं इसमें कि जब हालत ख़राब है उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं आ गई, महामारी आ गई, शिशु दर बहुत कम हो गई बच्चों के लिए, हैजा ये सब बीमारी आपको पता है ना, हैजा चेचक उस टाइम पे बहुत थे। तो वो सब चीज़ें इन्हों में थी उस टाइम पे। फिर आर्थिक गिरावट, तो जाहिर सी बात है सब कुछ होगा तो आर्थिक गिरावट आएगी। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था, भ्रष्टाचार, दलाली, ये सब चीज़ें और थी जो हर देश में होती है आज़ादी के बाद। तो वो सब चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। तो पोज करके पढ़ लेना, बहुत ईजी है ये तो। फिर ये जो पॉइंट है सारे आप इसको पोज करके आप पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अफ्रीका की राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए कि अफ्रीका में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। जैसे हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, उनकी भूमिका आपको पता है कि वोट लेने के लिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, सत्ता में आने के लिए करते हैं ना ये सब, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, जाति को वो करते हैं, जाति को लेके वोट करते हैं। आपको पता है ना, आज के टाइम पे भी होता है, हमारे हर एक राज्य में ऐसा है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे भी थी, तो वही सब चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। आप इसको पोज करके पढ़ लेना आराम से। अब मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी चला देती हूँ ताकि आपके सारी पीडीएफ इसमें कवर हो जाए एक वीडियो में। तो इन्हों को बस आप पॉज करके पढ़ते रहना, और जो चीज़ समझ ना आए आप उसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, गूगल तो आज के टाइम पे इतना वो है बड़ा हथियार कि वहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ सर्च करना है तो वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि अफ्रीका की राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, आ जाएगी पूरी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। विश्व राजनीतिक में अफ्रीका यूनियन की भूमिका क्या है, कि जो राजनीतिक है विश्व के स्तर पे अफ्रीका यूनियन की क्या भूमिका, अफ्रीका कैसे स्टैंड करता है पूरे विश्व के राजनीतिक में। तो इसमें अफ्रीका के 54 में से 53 देश ने जुलाई 2002 में अफ्रीका यूनियन संघ की महत्व स्थापना, यूनियन संघ जैसे क्षेत्रीय संगठन सफलता। जब ये इसका जो संगठन बना तो ये अफ्रीका जो है यूनियन संघ में इसको भी जो वो मिली सदस्यता संगठन में, इस क्षेत्रीय संगठन में, तो उसको सफलता हासिल हुई, तो उसको प्रोत्साहित किया गया। वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ लेना क्वेश्चंस। और जो मैं अभी पीडीएफ आगे और दिखाऊंगी आपको, अभी ये पीडीएफ खत्म होगी, जब और पीडीएफ आएंगी तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है सेम भी होंगे। तो जो सेम होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आप ज़रूर कर लेना। जो सेम नहीं होंगे वो भी आपको सारे करने ही हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना। ये क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफ्रीका के देशों में UNPKO की भूमिका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना। अफ्रीका विकास के लिए क्षेत्रीय पहलों की व्याख्या कीजिए। जो क्षेत्रीय पहलू हैं उनके बारे में बताना है। क्षेत्रीय स्तर पे क्या उनके मतलब एकीकरण करने के ऊपर है, क्षेत्रीय एकीकरण, है ना, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण क्या है, वो सब इसमें बताए गए हैं। तो किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो एक बार मेरे को व्हाट्सअप ज़रूर कर देना और डेट मेंशन कर देना, वो एग्ज़ाम किस डेट को है, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी बना सकूँ। और मैंने बहुत सारी वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी वहाँ पे। मैंने MA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। बस एक दो सब्जेक्ट है जिन पे नहीं बनी है,
तो आप प्लीज़ वो जाके ज़रूर देख लेना। अफ्रीका के आर्थिक विकास में भारत का योगदान किस प्रकार से है, भारत ने उनको क्या योगदान दिया है। तो उत्तर गुट निरपेक्षता, जो भारत है गुट निरपेक्षता का ये भी उनके अंदर में से एक वो है सदस्य थे। तो उन्हों के बारे में आप बता रहे, आपको पता है ना कि जब ये युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे शीत युद्ध जब चल रहा था, तो भारत ने गुट निरपेक्ष जो आंदोलन करा था उसमें अफ्रीका भी इंक्लूड है। तो गुट निरपेक्ष में क्या है कि नीति बनती है, बहुत सारी चीज़ें संधियों पे साइन होता है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कोई भी बाहर की लड़ाइयाँ होती है तो हम उसमें हिस्सा नहीं रहेंगे। हम निशस्त्रीकरण को अपनाएंगे, शांति को अपनाएंगे, किसी के खेमे में नहीं जाएंगे, या ना तो रूस के और ना अमेरिका के, उन दोनों देशों की यहाँ पे बात भी हो रही है कि उन दोनों देशों में नहीं गए थे। गुट निरपेक्षता आपको पता होगा क्या होता है कि किसी भी देश में शामिल ना होना, अलग से ही अपना एक खेमा बना लेते हैं जिसमें ना तो किसी के पक्ष में ना विपक्ष में किसी में कोई साथ नहीं देते, ना हथियारों से ना कुछ से, क्योंकि अब शांति प्रिय देश होते हैं। तो उसी में अफ्रीका भी था आपका, तो वही इसमें बताया गया। तो ये संधि करते हैं, सम्मेलन करते हैं, साइन करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम सब साथ हैं, ऐसे करके। अफ्रीका में अल्प विकास के कारणों को इंगित कीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए। तो जो अल्प विकास है उसके कारण क्या क्या थे। शीत युद्ध के बाद अफ्रीका, शीत युद्ध के बाद अफ्रीका में क्या हुआ था कि जो वहाँ के समस्या है वो बहुत सारी हो गई थी। ठीक है, उनों के बीच में गृह तनाव हो गया था, आपको पता है गृह युद्ध जो तनाव था वो सब था। तो वही इसमें बताया गया है कि वहाँ आर्थिक व्यवस्था खराब थी, भ्रष्टाचार फैल रहा था, ऋण लिया था, और जो राजनीतिक व्यवस्था वो खराब हो गई थी, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें अमेरिका की भी भूमिका बताई गई है। ये सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इन्हों को अच्छे से पढ़ लेना। और कोई वीडियो का अगर आपको ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक सब्जेक्ट के कोड से प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके अंदर सारे वीडियोस इंक्लूड हैं। वैश्वीकरण के अफ्रीका अनुभव की टिप्पणी। वैश्वीकरण वैश्वीकरण जो होता है उसमें अफ्रीका के क्या अनुभव है। आपको पता है वैश्वीकरण पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबको जोड़ता है। बाजार इसमें वो होता है, मुक्त बाजार होता है, आप अपना सामान आदान प्रदान कर सकते हो। तो उसमें भूमंडलीकरण में, वैश्वीकरण में अफ्रीका की क्या भूमिका रही है उसमें आपको बताना है। तो पूरा देश एक मंच पे आ जाता है, विश्व एक मंच पे आ जाता है और तीव्र गति से सूचना का आदान प्रदान होता है, सारी सूचनाएं 1 मिनट में इधर से उधर हो जाती हैं। ठीक है, बट इसमें देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसमें बहुत सारे हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं बट नेगेटिव भी हैं। अब नेगेटिव क्या है कि भूमंडलीकरण वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि देश को खतरा हुआ है, क्योंकि देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है इसको खतरा है। ठीक है, और जैसे कि इंटरनल जो देश के इंटरनल इश्यूज होते हैं उसमें बाहर के फिर देश भी अपना बोलने पड़ते हैं, जबकि उनका कोई मैटर नहीं है पर वो बोलते हैं उसमें। तो वो सब चीज़ें हैं, आर्थ और क्षेत्रीय सुरक्षा हो गई, सैन्य सुरक्षा, आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये सब चीज़ें, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और आपको पता ही है वैश्वीकरण से क्या हुआ, जो देश अमीर है वो तो बहुत अमीर हो गया और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें इसमें बताई गई हैं। तो आप दोनों चीज़ों को पढ़ लेना। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट जो पीडीएफ है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं पहली वाली पीडीएफ से, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन औपनिवेशिकवाद के बाद अफ्रीका महाद्वीपों के अंदरूनी जो आर्थिक वो परिवर्तन हो सबके बारे में बताया गया है, तो वही पहले जैसे ही है ये जो है। तो आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना कि डिफरेंट है सेम है, वैसे तो ये सेम ही है बट आप तब भी इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, मैं वीडियो को जल्दी चला देती हूँ इसके बाद, क्योंकि एक और पीडीएफ बची है अभी। तो इसके जो पॉइंट हैं वो तो सारे आप कर ही लेना, इजीली पॉइंट याद कर लेना, लिख लिख के याद करना बट पॉइंट को। और जो ये है इसको एक बार ब्रीफ में पढ़ लेना फिर आप उसको कर लेना। अफ्रीका में औपनिवेशिक विरोध के आंदोलन, जो औपनिवेशिक था उसके विरोध में जो आंदोलन चले थे वो इसमें बताने हैं आपको, कि जैसे हमारे देश में भी आंदोलन हुए थे तभी तो हमें इतना आज़ादी मिली थी, आंदोलन होते हैं तभी आज़ादी मिलती है। तो वही इसमें भी है सेम। तो कृषि का आंदोलन वहाँ हुआ, श्रमिक आंदोलन हुआ जैसे हमारे यहाँ हुआ था सेम। तो वही सब आपको उसमें लिखना है और पढ़ना है इसमें से। और अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो मेरे को व्हाट्सअप भी कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, उसके कुछ चार्जेस हैं वो आपको मिल जाएगी फिर पीडीएफ।
थर्ड क्वेश्चन, अफ्रीका राज्यों में विशिष्ट लक्षण क्या थे? उसके राज्य के विशिष्ट लक्षण कौन कौन से वो आपको इसमें से बताने हैं। सीमा निर्धारण का है एक तो प्रॉब्लम, जो वहाँ पे विशिष्ट लक्षण एक सीमा निर्धारण को लेके थी। संप्रभुता की थी वहाँ पे, कि संप्रभुता किसकी है, किसके हाथों में, संस्था में थी, संस्था संरचना कैसे की जाए, ये सब। अफ्रीका में हिंसा के प्ररूपों और कारणों पे चर्चा करने की, वहाँ पे हिंसा क्यों थी, हिंसा वहाँ पे थी। आपको पता है हमारे देश में वहाँ पे हिंसा के कारण क्या थे, क्योंकि वहाँ पे काले गोरों में भेदभाव किया जाता था, ठीक है। गृह युद्ध हो गया, और धर्म का प्रचार हो रहा था ईसाइयों का, निर्धनों को जॉब नहीं मिल, निर्धन और ज़्यादा निर्धन होता, युवा जो थे उनको भी मतलब कि बहुत पीड़ा सहनी पड़ रही थी, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो प्रत्यक्ष रूप से हिंसा हो रही थी वहाँ पे। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि वहाँ पे हिंसा का क्या कारण था। और हिंसा भी दो तरीके की होती है, प्रत्येक अप्रत्यक्ष। और देखिए हिंसा में क्या होता है, एक हिंसा होती है जो हम मारपीट करते हैं, और एक हिंसा होती है जो मेंटली रूप से होती है, मतलब तनाव टाइप की जो होती है, जिसमें हम मारपीट तो नहीं करते परंतु संघर्ष होता रहता है। वो दो तरीके की हिंसा होती है। देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष हिंसा लिखा है, इसमें मारपीट, नरसंहार, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी भी अभी हम पढ़ेंगे। और प्रतिबंध या शारीरिक रुकावटें जिसमें आती हैं। संरचनात्मक हिंसा होती है दूसरी। संरचनात्मक हिंसा में ऐसा नहीं होता है, मारपीट तो नहीं होती है, पर उसमें बीमारी, भूखमरी, निर्धनता, ठीक है, बेरोजगारी, आपदा, ये सब चीज़ें आती है। तो ये होती है कौन सी, ये होती है संचरात्मक हिंसा। ये भी हिंसा ही एक तरीके की, आप क्योंकि मेंटल रूप से तो आप वहाँ पे ठीक नहीं हो ना, दुखी हो, ठीक है। इसमें उत्पीड़न होती है, इंसान को पीड़ा पहुंचाई जाती है दिमागी रूप से, फिजिकल रूप से नहीं होता। फिजिकल में तो आपको पता ही है कौन सी है, ये मेंटली रूप से होती है। अफ्रीका में बहुदल है जो, उनके बारे में बताना कि वहाँ के कैसे है बहुदल। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुदल है, तो वैसे वहाँ के बारे में भी है, तो आप इसको पोज करके पढ़ लेना पूरा। देखिए यहाँ चार्ट दिया गया है इसका, तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे हैं वहाँ पे, किस किस तरीके से हैं। बाकी इस साइड से आंसर देख लेते हैं हम इसका। आप इसको पोज करके इजीली पढ़ लेना सबको। वहाँ ये पॉइंट जो लिखे हैं, इन पॉइंटों को आप याद कर लेना, और वही आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। 6th क्वेश्चन यहाँ पे, अफ्रीका में औपनिवेशिक का अंग्रेजी और फ्रांसीसी प्ररूप। आपको अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है उसके बारे में यहाँ पे बताना है कि ब्रिटेन में किस तरीके से, ब्रिटेन मतलब इस देश में ब्रिटेन का क्या योगदान रहा, ब्रिटेन को कैसे देखा जाता था, फ्रांस वालों को कैसे देखा जाता था, वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। दास व्यापार का अंत, की जो दास व्यापार थे, आपको पता है दास व्यापार क्या होता है, कि जब बंधुआ मजदूरी टाइप का होता है, जिसमें दास बना लिया जाता है कि जो बोला जाए वही उसको करना पड़ता है। बंधुआ मजदूरी तो एक डिफरेंट हो, पर दास बन जाते हैं ना, जिसके अंडर में काम करते हैं, वो हमें खाना देते हैं और हम उनका काम करते रहते हैं, वो दास गुलाम। तो उसका अंत के बारे में यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। दास प्रथा की विशेषताएं क्या थी वो इसमें। फिर अफ्रीका में आर्थिक विकास, वैश्वीकरण के प्रभाव, ये तो ऊपर वाले की तरह है थोड़ा बहुत, बट आप इसको तब भी पढ़ लेना कि क्या क्या प्रभाव थे। इन्हों को आप पोस्ट करके पढ़ लेना सबको। शीत युद्ध पश्चात काल में शांति कायम रखना। शीत युद्ध के बाद जो शांति कायम कैसे रखना पड़ा या कैसे हुई, उसके बारे में। अफ्रीका में शीत युद्ध के बाद शांति कायम थी या नहीं थी, वहाँ पे तो और ज़्यादा समस्या थी, वो सब चीज़ें इसमें बताई रही हैं। और फिर अफ्रीका में गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, गुट निरपेक्षता में फिर उसने भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी किसी देश का साथ नहीं दिया, तो वो सब इसमें बताए जा रहे हैं। बाकी अफ्रीका के राजनीतिक दल, ये तो ऊपर अभी पढ़ा था, तो आप पढ़ सकते हैं दोबारा, कोई नहीं। जो क्वेश्चन रिपीट है वो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अफ्रीका यूनियन की स्थापना संबंधित घटनाएं, यूनियन में ये तो हमने ये भी ऊपर पढ़ लिया, बट इसको भी आप दोबारा पढ़ लेना। तो 2-3 क्वेश्चन रिपीट हैं जो आप दोबारा से ही पढ़ सकते हैं। शीत युद्ध के पश्चात काल में भारत अफ्रीका संबंध की बात हो रही है।
शीत युद्ध के बाद आपको पता है गुटनिरपेक्षता में दोनों देशों ने साथ दिया था, तो इन दोनों के संबंध अच्छे हो गए थे। भारत ने इसका बहुत योगदान दिया था, साथ दिया था बहुत सारी चीज़ों में, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको बतानी है। तो ये PDF ही ख़त्म होगी। मैं लास्ट एक और आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी तीसरी PDF है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन तो सेम मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ फर्स्ट क्वेश्चन क्योंकि सेम है थोड़ा, तो कुछ क्वेश्चन आपको इसमें सेम ही देखने को मिलेंगे, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सेम हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको, तो जो क्वेश्चन सेम है उसको मैं वीडियो को जल्दी चला देती हूँ, आप इन्हों को कर लेना, क्योंकि एक ही PDF से अच्छे से। पहली जो PDF है, सबसे फर्स्ट PDF जो मैंने चलाई, उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। उसके बाद ये सारी जो 2 PDF है, इनके तो क्वेश्चन कुछ रिपीट ही आपको मिल जाएंगे, तो इसमें फर्स्ट PDF को इतने अच्छे से करना कि आपको वापस रिपीट पढ़ना ना पड़े वो क्वेश्चन। अफ्रीका के देशों में विकास प्रक्रिया में क्या क्या चुनौती थी, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट PDF में पढ़ा था। महामारी की आर्थिक गिरावट, ये सब पढ़ लिया था हमने। अफ्रीका की राजनीतिक प्रक्रिया, ये भी हमने पढ़ लिया था, दलों का जो था। जो हमने पढ़ लिया वापस नहीं पढ़ना। विश्व राजनीतिक में अफ्रीका यूनियन की भूमिका, ये भी उसमें था। मतलब थर्ड PDF में बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर है, क्योंकि 2 PDF हमने इससे पहले कर ली, तो इससे बाहर का तो है नहीं है, इसलिए रिपीट ही आएगा। अफ्रीका में UPN, ये इसके भी हमने पढ़ लिया था। इसमें पर पॉइंट वाइज है, तो आप इसको कर सकते हैं। क्षेत्रीय पहल, ये भी हमने, पर ये वाला आप यहाँ कर सकते हैं, इसके थोड़े पॉइंट अलग हैं, वैसे तो सेम ही है, आप ये भी चाहे उसमें से एक ही में से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। अफ्रीका में आर्थिक विकास, भारत का योगदान, ये भी सेम है। तो वीडियो को लाइक इसलिए कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आप एक लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सारे देख लेना, इसमें जो रिपीट है वो तो करना मत, बाकी ये देख लेना। और अगर PDF लेनी हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 9th क्वेश्चन, संरचनात्मक हिंसा क्या था। देखिए हमने ऊपर पढ़ा हिंसा वहाँ पे थी, पर संरचनात्मक और ये इस बारे में नहीं था, है ना, तो आपको ये पढ़ लेना। वैसे था तो ऐसे ही क्वेश्चन कि हिंसा क्या होती है, उसकी परिभाषा, सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, सेम ही है, सारे पॉइंट भी सेम ही है, तो आप वो ही पढ़ लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरचनात्मक और दूसरी जो हिंसा होती है, आपको मैंने बताया था जो पहले, तो आप दोनों पढ़ लेना। बंदुई, और ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो नया क्वेश्चन है, ये आप अब कर लेना, इसको मैं धीरे पोस्ट कर दूँ, क्योंकि इसमें निर्जातियाँ जो होती हैं उनकी हिंसा के ऊपर बात हो रही है, जो बिछड़ी जाति जिन्हें हम बोलते हैं, गरीब बिछड़ी जाती है, फिर जो SC OBC इन सब में जो आते हैं वो वाले की बात हो रही है इसमें, तो उनके बारे में बताना है कि उनको कैसे शिक्षित किया, उनको कैसे जागरूक किया, उनके अधिकार कैसे उनको दिलाए, ये सब चीज़ों की इसमें बात हो रही है, क्योंकि अपने भारत में भी ऐसे थे पहले पे, तो वही सब इसमें बताया गया। तो इसमें तो पॉइंट भी है, तो आप तो कर पाओगे। बस ये इतनी PDF थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर देना या फिर कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सी बनानी है, कौन सा आपका एग्ज़ाम है, कौन सी डेट को मेंशन कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।